कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के लिए लाया है BGTG 172 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। देखिए, आपका एग्जाम होने वाला है और मैंने सोचा कि आपके एग्जाम को देखते हुए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और उन जो आएंगे उन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके, उन सभी क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके मैंने उन सभी का क्वेश्चन आंसर रेडी किया। तो बेस्ट सजेस्टेड क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आते हैं। आप लोग मेरे पिछले वीडियोस एंड पोस्ट चेक कर सकते हैं कि मेरे जो पढ़ाए गए क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं आते हैं, कमेंट से कीजिए। सो ये है BGTG 172 और ये जो मैं लाया हूँ इंग्लिश मीडियम लाया हूँ, ये जिसका टाइटल है जेंडर सेंसिटाइजेशन, यानी कि संवेदनशील। जेंडर मतलब होता है लिंग, तो लिंग संवेदनशील या फिर आप इसको कह सकते हैं लिंग संवेदीकरण। ठीक है, यहाँ लिखा है सोसाइटी, समाज एंड कल्चर, मतलब कि संस्कृति। ओके, तो ये हमारा टाइटल है और इनके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो है मोस्ट क्वेश्चन आंसर है। तो मैंने जो आप लोगों ने रेडी किया है स्टूडेंट्स, वो है सॉल्व्ड 5 इयर्स PYQ। 5 साल के जो PYQ है, उन PYQ के जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो रिपीटेड क्वेश्चन से, उन सभी क्वेश्चंस को मैंने अटेम्प्ट किया, सभी क्वेश्चंस को मैंने सेलेक्ट किया और आप लोगों के लिए, आपके सामने, आप लोगों के लिए रेडी किया। ठीक है, आपके सामने प्रस्तुत किया। तो जो स्टूडेंट्स जून 2026 में एग्जाम दे रहे हैं और जो दिसंबर 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा और ये नोट्स होगा। ये नोट्स कंप्लीट आपको व्हाट्सएप में मिलेगा और वीडियो रिवीजन कंप्लीट आपको करना है। वीडियो रिवीजन इसलिए करना है, वीडियो इसलिए देखना ताकि आपको कंप्लीट समझ में आ जाए। देन आपको लास्ट में व्हाट्सएप से ये नोट्स लेकर प्रिपरेशन कर लेना है ना, रिवाइज कर लेना है एग्जाम से पहले। तो सबसे पहले देखिए, स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड सोसाइटी एंड कल्चर ये क्या है, इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इसका अगर हिंदी की बात करें तो वो हो जाएगा जेंडर संवेदीकरण, समाज और संस्कृति। ठीक है, तो आखिर ये होता क्या है, जेंडर क्या है, क्या होता है जेंडर, इसे समझते हैं। और देखिए स्टूडेंट, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल में आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाया जाएगा और कंप्लीट वीडियोस जो एग्जाम से रिलेटेड है प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये जेंडर होता क्या है। जेंडर का मतलब सिर्फ लड़का या फिर लड़की नहीं, बल्कि समाज द्वारा बनाए गए रूल, जिम्मेदारियां और सोच भी होती है। जेंडर का मतलब क्या नहीं समझते, सिर्फ लिंग नहीं समझ सकते, क्या क्या समझते हैं, ये लड़का लड़की ही नहीं बल्कि समाज द्वारा जो भी नीतियां रूल्स बनाए गए हैं, उन सभी सोच को भी हम लोग क्या समझते हैं, जेंडर। ठीक है, जैसे कि लड़के मजबूत होते हैं, लड़कियां घर पर काम करती है, ये बातें समाज में बनाई गई है, जन्म से तय नहीं हुआ। मतलब जेंडर से ये नहीं कहा गया है कि भाई अगर ये लड़का है तो यही करेगा, लड़की है तो यही करेगा, ऐसा नहीं। ठीक है, तो जेंडर का संवेदनीकरण कुल मिला के बात ये होता है कि हर व्यक्ति को बराबरी, सम्मान, मतलब टोटल में इसका मतलब बताता हूँ। जेंडर सेंसाइटाइजेशन का मतलब क्या है कि जो भी व्यक्ति है, जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वो किसी जेंडर के हैं, लाइक गर्ल्स एंड बॉयज, है ना, कोई भी हो, लड़के लड़कियां कोई भी हो, वो बराबर के हकदार है। सम्मान, हर किसी को, लड़का या लड़की दोनों को समान नजर से देखना चाहिए, बराबर सम्मान देना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। ठीक है, हर किसी का उद्देश्य क्या होना चाहिए, एक लक्ष्य को प्राप्त करने का, एक अच्छे काम करने का। ठीक है, तो जितना ज्यादा लाभ हो, मतलब समाज में बेहतर काम कर सके, समाज में मिलजुल कर रह सके, जेंडर को लेकर कोई भी भेदभाव ना हो। ठीक है, तो अब बताएं ये जो जेंडर और सेंसिटाइजेशन जो है वो सोसाइटी एंड कल्चर में क्या रोल निभाते हैं, इसमें इसका क्या रोल है। तो समाज में जेंडर संवेदीकरण, जेंडर सेंसिटाइजेशन का क्या मतलब हो सकता है। समाज में अक्सर लड़का लड़की के बीच फर्क किया जाता है, लड़कों को ज्यादा आजादी दी जाती है, लड़कियों पर रोक
तो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? पढ़ाई और नौकरी में भी भेदभाव, लड़का है तो ज़्यादा पढ़ाएँगे, लड़की है तो कम पढ़ाएँगे, ठीक है? तो ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है? समाज में हर किसी को बराबर क्या अधिकार देना चाहिए। तो जो क्या कहते हैं सेंसिटाइजेशंस जो है, जेंडर सेंसिटाइजेशंस है, वो क्या कहते हैं कि सभी को समान अवसर मिले, शिक्षा, नौकरी और सम्मान में बराबरी का हकदार हो, बराबर हिस्सा मिले और हिंसा और भेदभाव से दूर रहे। ठीक है? यानी कि उदाहरण के लिए अगर बोला जाए, अगर घर में बेटा और बेटी दोनों हैं, तो दोनों को पढ़ाई का समान मौका मिलना चाहिए। अगर बेटा को इंजीनियर बनाया, तो बेटी को भी अगर जो बनना है, डॉक्टर बनना है, जो भी बनना है, उन्हें उनका मनपसंद उन्हें बनाना है। उन्हें जितना वो पढ़ना चाहे, उसे पढ़ना है। भेदभाव नहीं करना है, ठीक है? चलो, आगे। तो फिर अब संस्कृति में ये जो कल्चर है, ये कल्चर में ये जेंडर सेंसिटाइजेशंस का क्या रोल होता है? देखिए, संस्कृति यानी कि कल्चर, कल्चर में हमारी परंपराएं, रीति-रिवाज, गाने, फिल्में, सोच क्या होते हैं? शामिल होते हैं। कई बार जो कल्चर है, इसमें ऐसी बातें होती है जो महिलाओं को कमजोर दिखाती है। और लेकिन जेंडर सेंसिटाइजेशंस कहता है कि महिलाओं और पुरुषों दोनों का क्या हो? सम्मान हो, ठीक है? मेल एंड फीमेल दोनों का क्या हो? रिस्पेक्ट हो। पुरानी गलत धारणाओं को बदला जाए, जो पुराने समय में लोग करते भेदभाव करते आ रहे हैं, इन सभी को हटाया जाए, ठीक है? तो कला हो, मीडिया हो, फ़िल्मों हो, इन सभी में समानता दिखाई जानी चाहिए और ये होना भी चाहिए। कई फ़िल्मों में इसे समानता की बात इसका कहा गया। अब इनकी महत्व की अगर बात करें, तो अभी धीरे-धीरे हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यही है, क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्लेन concepts of sex, gender, and gender roles with suitable examples. It means यहाँ पे कहा जा रहा है कि उपयुक्त उदाहरणों सहित लिंग, लैंगिक पहचान और लैंगिक भूमिकाओं की अवधारणाओं की क्या कीजिए? व्याख्या कीजिए। तो मतलब कि सेक्स को, जेंडर को और जेंडर रोल्स को अच्छे से समझाना है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। पहला है यहाँ पे कॉन्सेप्ट, द concepts of sex and gender are often used interchangeably, but they have distinct meanings in sociology. It means लिंग और लैंगिकता की अवधारणाओं का प्रयोग अक्सर एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, लेकिन लेकिन समाजशास्त्र में इनके अलग-अलग अर्थ हैं, ठीक है? समाजशास्त्र में क्या है? सोशियोलॉजी के अकॉर्डिंग इनके जो अर्थ हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स, मेरा जो माइक का चार्ज था वो ख़त्म हो गया था, इसीलिए मैंने उसे चार्ज में लगा दिया है। और थोड़ा-सा वॉल्यूम में थोड़ा-सा नॉइज़ देखने को मिल सकता है, थोड़ा-सा मैनेज करना आप लोग। आगे, सेक्स refers to the biological and psycholo psychological characteristics that define men and women, such as reproductive organ and hormones. It is a natural and universal category that remains the same across different cultures. इट मीन्स यहाँ पे ये कह रहे हैं कि लिंग से तात्पर्य उन जैविक और शारीरिक विशेषताओं से है जो पुरुष और महिलाओं को परिभाषित करती है, जैसे कि प्रजनन अंग और हार्मोन, प्रजनन अंग और हार्मोन्स। तो ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड हार्मोन्स जो हैं, इनके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं क्या कि शारीरिक विशेषताओं से जुड़े हैं इनकी विशेषताएं। शारीरिक विशेषताओं मतलब कि लिंग जो है उनकी शारीरिक विशेषताओं से जुड़े हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि बायोलॉजिकल अगर देखा जाए तो जो गर्ल्स होते हैं और बॉयज़ होते हैं, तो गर्ल्स में जो रिप्रोडक्टिव प्रजनन जो अंग है, वो हार्मोन जो है, गर्ल्स की तुलना में बॉयज़ को ज़्यादा होता है, ठीक है? ये समझिए।
एंड आगे इसमें कह रहे हैं कि यह एक प्राकृतिक और सार्वभौमिक क्या है श्रेणी है, ये नेचुरल रूप से ये इन दोनों में मतलब कि गर्ल्स एंड बॉयज में अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं, जो विभिन्न संस्कृतियों में समान रहती है। आगे जेंडर on the other hand is a social and cultural construct. It refers to the roles, behaviors, and identities that society considers appropriate for men and women. दूसरी और अगर बात करें स्टूडेंट्स लिंग की, लिंग मतलब कि देखो अभी हम लोगों ने किस चीज पर बात किया था, सेक्स एंड जेंडर के अकॉर्डिंग बात किया था। तो यहाँ पे अगर सिर्फ सेक्स जेंडर के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो ध्यान दीजिए कि क्या कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि लिंग और जो सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा है ये लिंग संरचना के अकॉर्डिंग बात करता है। तो इट रेफर्स टू द रोल्स बिहेवियर्स एंड आइडेंटिटीज दैट सोसाइटी कंसिडर्स appropriate फॉर men एंड women। मतलब यह उन भूमिकाओं, व्यवहारों और पहचानों को संदर्भित करता है जिन्हें एक ही समाज में पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानता है। ठीक है, आगे है यहाँ पे अनलाइक सेक्स gender is not biological, it is learned through socialization and can vary significantly from one society to another or change over time। इट मीन्स ये समझिए कि जो लिंग है सेक्स के विपरीत, ठीक है, लिंग जो है सेक्स के विपरीत जैविक नहीं है, यह समाजीकरण के माध्यम से सीखा जाता है और एक समाज से दूसरे समाज में काफी भिन्न हो सकता है या समय के साथ ये बदल सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जेंडर रोल्स की। जेंडर रोल्स आर द स्पेसिफिक expectation placed on an individual based on their gender. For example, in many traditional societies, the role of a provider is assigned to men, while the role of a nurturer or homemaker is assigned to women. These roles are reinforced by family, media, and education, often limiting the potential of individuals by forcing them into predefined boxes। अब समझिए पूरा कि जो जेंडर रोल्स है वे विशिष्ट अपेक्षाएं हैं जो किसी व्यक्ति पर रखी जाती है। व्यक्तियों का उनके लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर बात करें, कई पारंपरिक समाजों में प्रायदाता की भूमिका और पुरुषों को सौंपी जाती है, जबकि पालन पोषण या गृहिणी की भूमिका महिलाओं को सौंपी जाती है। मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि कुछ-कुछ जो सिस्टम्स हैं, जैसे कि ये नर्चर जो है और होम मेकर है। तो यहाँ पे वुमेन्स के लिए और जेंट्स के लिए वर्क करने के लिए छोड़ दिया जाता है। उनकी भूमिका दोनों का अलग मतलब जेंट्स एंड लेडीज़ ये समझ जाइए वो मैन एंड वुमेन दोनों का अलग-अलग तरीके से पालन-पोषण होता है, अलग-अलग तरीके से समाज में लोग देखते हैं, ठीक है? तो ये है। आगे देखते हैं, आगे ये है कि परिवार, मीडिया और शिक्षा इन इन भूमिकाओं को और मजबूत किया जाता है। मतलब कि शिक्षा के ज़रिए से, मीडिया के ज़रिए से ये जो भूमिका है महिला और पुरुष, गर्ल्स एंड मतलब बॉयज़ दोनों की जो बीच की जो खाई है, एजुकेशंस के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए इसको कम किया जाता है और या फिर मजबूत किया जाता है। ठीक है? आगे है जिससे अक्सर व्यक्तियों की जो क्षमता है वो सीमित हो जाती है और पूर्व निर्धारित दायरों में बंद हो जाती है। ठीक है? पूर्व निर्धारित दायरों में बंद हो जाती है। आगे क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर कंप्लीट था 1। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है आपका व्हाट इज जेंडर
based violence. Describe the categories of gender based violence. मतलब कि लिंग आधारित जो हिंसा है ये हिंसा क्या है और लिंग आधारित हिंसा की श्रेणियों का क्या करना है, वर्णन करना है। तो जेंडर बेस्ड वायलेंस, लिंग आधारित हिंसा, is a harmful act directed at an individual based on their gender. मीन्स जेंडर यानी कि लिंग, जेंडर आधारित मतलब लिंग बेस्ड वायलेंस, लिंग आधारित हिंसा एक ऐसा हानिकारक कृत्य है जो किसी व्यक्ति को उसके लिंग के आधार पर निशाना अ, साधता है, निशाना बनाता है। इट इज रूटेड इन जेंडर inequality, the abuse of power and harmful norms. मतलब इसकी जो जड़ें हैं वो लैंगिक असमानता, सत्ता के दुरुपयोग और हानिकारक मानदंडों में निहित है। GBV is a serious violence of human rights and life threatening health and protection issue. GBV मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है और जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाला स्वास्थ्य और सुरक्षा का मुद्दा है। तो यहाँ पे GBV मतलब कंफ्यूज नहीं होना, ये GBV का मतलब होता है जेंडर बेस्ड वायलेंस, मतलब कि लिंग आधारित हिंसा। One major category is physical violence, which involves the use of physical force to cause pain or injury. एक प्रमुख श्रेणी शारीरिक हिंसा है जिसमें दर्द या फिर चोट पहुंचाने के लिए शारीरिक बल का क्या होता है, प्रयोग शामिल होता है। द दिस इंक्लूड्स डोमेस्टिक बैटरी, फिजिकल assaults and honor killings. Another category is sexual violence, which includes rape, sexual harassment, and forced marriage. These acts are used to expert power and control over the victim. क्या? Over the victim. यहाँ पे इसका मतलब क्या समझे कि इसमें जो है घरेलू हिंसा, शारीरिक हमला और ऑनर किलिंग, यानी कि ऑनर किलिंग का मतलब नहीं समझे। कुछ स्टूडेंट्स का ये डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ कि ऑनर किलिंग क्या होता है। ऑनर किलिंग का अर्थ होता है परिवार या समुदाय की इज्जत यानी कि सम्मान बचाने के नाम पर की जाने वाली हत्या। अगर ऐसी हत्या हो जहां पे किसी परिवार का इज्जत दांव पे लगा हो, किसी परिवार का सम्मान दांव पे लगा हो, उस समय अगर किसी की हत्या की जा रही है, किसी भाई, किसी बहन, किसी बेटी का अगर कुछ गलत हो रहा है, तो उनमें अगर उन हत्यारों को मारा जा रहा है तो उसे क्या कहा जाता है, ऑनर किलिंग। आई होप आपको ऑनर किलिंग समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरा यहाँ पे आ जाता है स्टूडेंट्स, another category में सेक्सुअल वायलेंस। इट मीन्स यौन श्रेणी, यानी श्रेणी यौन, है ना। तो सेक्सुअल वायलेंस हो जाता है यौन हिंसा, जो कि क्या करते हैं, बलात्कार, यौन उत्पीड़न और जबरन शादी, ये तीनों सेक्सुअल वायलेंस में आता है। क्या क्या आता है, रेप, सेक्सुअल हरासमेंट और फोर्स मैरिज, मतलब कि जबरदस्ती शादी करवाना, यानी कि सेक्स के लिए उत्तेजित करना और रेप करना, ये सभी आ जाते हैं सेक्सुअल वायलेंस में। तो ये ध्यान देना, ठीक है। तो आगे है आपका, these acts used to expert power and control our victim. इन कृत्यों का इस्तेमाल पीड़ित पर क्या किया जाता है, शक्ति और नियंत्रण स्थापित करने के लिए किया जाता है। आगे है आपका इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल वायलेंस। इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल वायलेंस, यहाँ पे इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल वायलेंस का मतलब होता है भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक हिंसा। ये भी एक प्रकार की क्या है, हिंसा है। क्या है,
सिग्निफिकेंट कैटेगरी एक हिंसा के कैटेगरी में आता है एंड इन्वॉल्व्स वर्बल अब्यूज यहाँ पे गाली गलौज एंड आइसोलेशन एंड कंस्टेंट ह्यूमिलेशन. This type of violence is often hidden but leaves deep scars on the victim's mental health. यहाँ पे क्या होता है, यह भी एक क्या है, अहिंसा है, यह एक गंभीर श्रेणी में आता है. इसमें मौखिक दुर्व्यवहार, अलगाव और लगातार अपमान क्या है इसमें शामिल है. ये जो हिंसा होते हैं, ये जो छिपी हुई हाइडिंग हिंसा होता है, हाइडिंग वायलेंस होता है, जो पीड़ित के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ही गहरे घाव को क्या करती है, छोड़ जाती है. Lastly, economic violence occurs when one person controls another's access to financial resources, making the victim completely dependent on the abuser. उसके बाद आर्थिक हिंसा की बात करें, इकोनॉमिक वायलेंस मतलब कि आर्थिक हिंसा. तो ये जो आर्थिक हिंसा है, ये क्या है, ये आर्थिक हिंसा तब होती है जब एक व्यक्ति दूसरे के वित्तीय संसाधनों पर या फिर वित्तीय संसाधनों तक पहुंच को या फिर पहुंचने को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, जिसमें पीड़ित जो है पूरी तरह से उत्पीड़क पर निर्भर हो जाता है. मतलब कि जिसके वित्तीय संसाधन पर अगर वो पहुंच बना ले, उसको लूटने का कोशिश करे, तो फिर आप समझ सकते हो कि वो बहुत ही उसको गहरा घाव दे देता है. ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं, ये कंप्लीट होता है यहाँ पे. अगला है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3. क्वेश्चन 3 है आपके सामने, डिफाइन जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड डिस्कस द फॉर्म्स ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस इन इंडिया. कह रहे हैं कि डिफाइन कीजिए जेंडर बेस्ड वायलेंस को, मतलब कि लिंग आधारित हिंसा को क्या कीजिए, डिफाइन कीजिए. और क्या कीजिए, डिस्कस कीजिए जेंडर बेस्ड वायलेंस मतलब लिंग आधारित हिंसा जो भारत में है, इनके क्या क्या रूप हैं, इनके कौन कौन से रूप हैं लिंग आधारित हिंसा का. ठीक है, तो चलिए समझते हैं हम लोग. इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट मतलब कि भारतीय संदर्भ में, जेंडर बेस्ड वायलेंस लिंग आधारित हिंसा मैनिफेस्ट इन वेरियस कल्चरल एंड सोशल फॉर्म्स. लिंग आधारित हिंसा विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक रूपों में क्या होती है, प्रकट होती है. इट इज डीपली टाइड द patriarchal structure of society where women and gender minorities are often seen as subordinate to men. यह समाज की पितृसत्तात्मक पितृसत्तात्मक संरचना से गहराई से जुड़ी होती है. ठीक है, और जहां महिलाओं और लैंगिक अल्पसंख्यकों को अक्सर पुरुषों के अधीन क्या किया जाता है, मेन के अधीन माना जाता है. One of the most prevalent forms in India is domestic violence. उसके बाद आपका भारत में घरेलू हिंसा सबसे प्राचीन रूपों में से एक है. मतलब कि घर में जो डोमेस्टिक वायलेंस जो है, वो प्रचलित होता है हर किसी के घर में. घरेलू हिंसा है ना, भाई बहनों, चाचा भतीजा है ना, मौसा मौसी, मतलब रिलेशंस में जो हिंसा देखने को मिलते हैं, वो क्या होते हैं, चचेरे फुफेरे में क्या होते हैं, वो इसमें ऐसा देखने को मिल जाता है कि मेरा बेटा आगे बढ़े, मेरा बेटा वहां पर पहुंचे, हम आगे बढ़े. मतलब यहाँ थोड़ा थोड़ा हिंसा ये सब बातों में देखने को मिलता है परिवार में. ठीक है, शादी विवाह हो जाता है बच्चे का, तो बच्चे बदलने लगते हैं, और पुतौह आते हैं, मतलब कि जो बहू आती है, उन लोगों का हरकत, उन लोग का रहन सहन कुछ अलग हो जाता है, और यहाँ पे होता है डोमेस्टिक वायलेंस. ओके, आगे हम लोग देखते हैं. This happens within the home and can be physical, emotional, or sexual, despite legal protections like the protection of women from domestic violence.
act many cases go unreported due to social stigma। मतलब ये समझो, यह घर के भीतर होती है जो, मतलब कि डोमेस्टिक वायलेंस है वो कहाँ होते हैं, घर के भीतर, मतलब घर में, घर के अंदर होते हैं ये सब चीज। और जहाँ शारीरिक, भावनात्मक और यौन से भी हो सकती है। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम जैसे कि कानूनी प्रावधानों के बावजूद सामाजिक कलंक के कारण कई मामले दर्ज नहीं किए जाते हैं। अनदर ट्रेजिक फॉर्म अ डॉवरी रिलेटेड वायलेंस। ठीक है, यहाँ पे डॉवरी रिलेटेड वायलेंस मतलब समझते हो, दहेज प्रथा। ठीक है, दहेज प्रथा के अकॉर्डिंग दहेज का हिंसा, वेयर वुमेन harassed or killed because of demands for money or good from their in-laws। देखो, दहेज हिंसा का एक अन्य दुखद रूप ये होता है जिसमें महिलाओं को उनके ससुराल ससुराल वालों द्वारा पैसे या सामान की मांग के कारण परेशान किया जाता है और उनकी क्या कर दी, हत्या कर दी। अगर नहीं सामान दिया जाता है, नहीं पैसा मिलता है, तो उनकी हत्या भी कर दी जाती है। ऐसे ऐसे केस देखने को मिलता है। सो ये डोमेस्टिक वायलेंस के अकॉर्डिंग भी ऐसे हम लोग देख सकते हैं, और ये दहेज प्रथा के अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं। इंडिया ऑल्सो फेसेस इंडिया ऑल्सो फेसेस several issues with sexual harassment, particularly in public spaces and workplace workplaces, often referred to as teasing. Teasing, furthermore, harmful traditional practices like female foeticide and child marriage are also form of gender-biased violence that begin our begin even before or shortly after a girl is born, depriving her of the basic right to life and development। मतलब ये कि आगे यहाँ पे ऐसे भी आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं, भारत में, कि गंभीर समस्या ये किस चीज का, सेक्सुअल हरासमेंट का भी एक गंभीर समस्या आपको देखने को मिलते होंगे, जिसमें क्या है कि पार्टिकुलरली पब्लिक स्पेसेस एंड वर्क प्लेसेस, मतलब कि कहीं सार्वजनिक स्थानों पे अगर कहीं काम कर रहे हैं, कहीं कोई औरत लेडीज काम करते हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको ऐसे भी देखने को मिलते होंगे छेड़छाड़ वाली बातें। कार्यस्थलों में छेड़छाड़ किया जाता है, तो यहाँ पे फीमेल के साथ इस तरह से टीजिंग किए जाते हैं, एवटीजिंग फीमेल के साथ, ये बहुत ही अम, समझ लो कि एक घटिया हरकत हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, इसका अलावा यौन उत्पीड़न, मतलब कि सेक्स के लिए उत्तेजित करना, ऐसी हानिकारक पारंपरिक या फिर चाइल्ड मैरिज, मतलब कि भ्रूण हत्या और बाल विवाह, भी इसके क्या है, रूप देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और यह लिंग आधारित हिंसा जो किसी लड़की के जन्म से पहले या उसके जन्म के तुरंत बाद शुरू हो जाती है। ठीक है, जिससे उसके जीवन और विकास के बुनियादी अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इज सेक्सुअलिटी सोशली कंस्ट्रक्टेड, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ सुइटेबल एग्जांपल्स। यानी कि कह रहे हैं, क्या कामुकता सामाजिक रूप से निर्मित होती है, या उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से चर्चा कीजिए। मतलब कि सेक्सुअलिटी जो होती है, मतलब कामुकता, सेक्स करने की इच्छा, या ये सामाजिक रूप से निर्मित होती है या फिर कुछ और, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। चलिए समझते हैं। द आइडिया दैट सेक्सुअलिटी इज सोशली कंस्ट्रक्टेड suggests that our sexual desires, identities, and behaviors are shaped by the society and culture we live in, rather than being solely determined by biology.
यह विचार किसी की कामुकता यानी कि सेक्सुअलिटी सामाजिक रूप से निर्मित होती है। यह बताता है कि हमारी यौन इच्छाएं मतलब कि सेक्स डिजायर्स, ठीक है, सेक्सुअल डिजायर्स पहचान और व्यवहार केवल जीव विज्ञान द्वारा निर्धारित होने के बजाय उस समाज और उनकी संस्कृति द्वारा आकारित होते हैं जिसमें हम रहते हैं। आगे, societies create norms about what is considered normal or acceptable sexual behavior. For example, for a long time, normativity, the idea that only attraction between opposite sexes is natural, was the dominant social construct. Anyone who felt differently, who often labeled as deviant because they did not fit the social script, यानी कि समाज यौन व्यवहार को सामान्य या सिर्फ स्वीकार मानने के लिए मानदंड निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो लंबे समय तक विषम लैंगिकता, ठीक है, कौन सा विषम लैंगिकता यानी कि हेटेरोनॉर्मेटिविटी, जो यह विचार केवल विपरीत लिंगों के बीच आकर्षण ही क्या करते हैं, आकर्षण को ही स्वाभाविक करते हैं, यानी कि ये प्रमुख सामाजिक अवधारणा थी। जो कोई भी इससे अलग सोचता था उसे अक्सर विचलित करार दिया जाता था और वो सामाजिक मानदंडों में फिट नहीं बैठता था। Another example is how the expression of sexuality is controlled differently for men and women. In many cultures, male sexual aggressions is a socially encouraged or excused, while female sexuality it is strictly monitored and linked to family honor. These different standards prove the sexuality is not just a biological urge but a complex identity formed through social rules, media influence, and historical changes. एक अन्य उदाहरण की अगर बात करें, अनदर एग्जाम्पल की अगर बात करें, तो यह है कि पुरुषों और महिलाओं के लिए यौन अभिव्यक्ति को अलग-अलग तरीके से नियंत्रित किया जाता है। कई संस्कृतियों में पुरुष कई संस्कृतियों में कई संस्कृतियों में मेल सेक्सुअल एग्रेशंस मतलब कि पुरुषों की यौन आक्रामकता को सामाजिक रूप से प्रोत्साहित या फिर प्रोत्साहित या फिर क्षमा किया जाता है। जबकि जबकि एक्सक्यूज्ड किया जाता है किसके अकॉर्डिंग, मेल सेक्सुअल एग्रीगेशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, मेल सेक्सुअल के अकॉर्डिंग तो एक्सक्यूज किया जाता है। जबकि वाइल फीमेल सेक्सुअलिटी मतलब महिलाओं की कामुकता पर कड़ी निगरानी रखी जाती है और इससे परिवार की इज्जत से जोड़ा जाता है। मतलब ये समझ लीजिए, मतलब अगर कोई मेन अगर ऐसा हरकत करना चाहे तो उसे इग्नोर किया जाता है और उसको समझ लो कि उसकी गलती को माफ कर दिया जाता है, अनजानी हरकत मतलब कि लड़के की तरफ से इन पर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है, लेकिन लड़कियों की तरफ से उसको परिवार की इज्जत के रूप में देखा जाता है। ठीक है, महिलाओं की निगरानी की जाती है। ठीक है, तो ये सब आपको देखने को मिलते होंगे, ठीक है, सुनने को मिलते होंगे। ये भिन्न मानदंड साबित करता है कि कामुकता केवल एक जैविक इच्छा नहीं, बल्कि सामाजिक नियमों, मीडिया के प्रभाव और ऐतिहासिक परिवर्तनों के माध्यम से निर्मित एक जटिल पहचान है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 5 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया आपका सामने। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब द सोशल कंस्ट्रक्शंस ऑफ जेंडर बाय गिविंग एग्जांपल्स। उदाहरण देकर लिंग के सामाजिक निर्माण का क्या करना है, वर्णन करना है। द सोशल कंस्ट्रक्शंस ऑफ जेंडर मीन्स दैट society makes us men
or women through a process called socialization. It starts the moment a child is born, often symbolized by the choice of color like blue for boys and pink for girls. कह रहे हैं कि लिंग का सामाजिक निर्माण का अर्थ है कि समाजीकरण नामक प्रक्रिया के माध्यम से हम पुरुष या महिला बनते हैं, ठीक है? यह प्रक्रिया बच्चे के जन्म से के क्षण से ही मतलब जन्म होते ही स्टार्ट हो जाती है और जैसे कि अक्सर नीले रंग लड़कों के लिए और गुलाबी जो रंग होते हैं, पिंक जो कलर होते हैं लड़कियों के लिए चुना जाता है। Children learns gender through observation and imitation. Boys are often given toys like cars and guns, which encourage aggressions and technical thinking, while girls are given dolls and kitchen sets, promoting uh, caregiving and domesticity. This constant reinforcement teaches them that there are natural differences in their abilities, even though these are socially tough behaviors. Understand? Next, language also plays a role in the construction using terms like man-made or chairman reinforce the idea that leadership and creation are made domains. Even, even in schools, teachers might encourage boys to take up sports and girls to focus on arts. All these small everyday interactions build the social reality of gender, making it seem like a natural fact while it actually a learned performance. अंडरस्टैंड? क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है स्टूडेंट्स? देखिए, डिफाइन मैरिज एंड एक्सप्लेन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैरिज इन इंडिया। विवाह को क्या करना है? विवाह यानी शादी को परिभाषित करना है, शादी के बारे में आपको बताना कि ये शादी क्या है, क्या होता है विवाह, और भारत में जो विवाह होते हैं, शादी होते हैं, इनके क्या-क्या कौन-कौन से रूप होते हैं। तो चलिए देखते हैं। मैरिज इज अ सोशली एंड लीगली रिकॉग्नाइज्ड यूनियन बिटवीन इंडिविजुअल दैट establishes rights and obligations between them. In India, marriage is not just a union of two people, but often a union of two families and deeply influenced religions and caste. मतलब कि विवाह एक सामाजिक और कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त बंधन है जो व्यक्तियों के बीच अधिकारों और दायित्वों को स्थापित करता है। भारत में विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं बल्कि अक्सर दो परिवारों का मिलन होता है जो धर्म और जाति से धर्म और जाति को आपस में गहराई से जोड़ते हैं। अंडरस्टैंड? आगे, one common form is monogamy, where an individual has only one spouse at a time. This is the most widely practiced and legally accepted form. Another form is a polygamy, which can be divided into polygamy and on one man with multiple wives, and polyandry, one woman with multiple husbands, ठीक है? While polygamy was historical practiced in some communities, polyandry is a rare and found only in a few specific tribes. यहाँ आपने क्या समझा कि एक सामान्य रूप से एक विवाह है, ये जो क्या है एक विवाह है, बट यहाँ पे क्या है, क्या देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति का एक समय में केवल एक ही जीवन साथी होता है, सही है? एक व्यक्ति का क्या होना चाहिए? एक जीवन साथी होना चाहिए। तो यह क्या होता है व्यापक रूप से प्रचलित और कानूनी रूप से स्वीकृत है। रूप है। दूसरा रूप बहुविवाह मतलब यहाँ पे क्या होता है एक एक विवाह नहीं अलग विवाह मतलब कई बार विवाह हो जाते हैं बहुविवाह जिसे कहा जाता है ठीक है क्या कहा जाता है बहुविवाह है ना
तो बहुविवाह समझते हो? बहुविवाह क्या होता है? यहाँ पे अगर आप लोग समझ जाएँगे सही से, यहाँ पे जो आपके देखने को मिल रहा है मोनोगमी और पॉलीगमी। तो मोनोगमी क्या होता है, जो एक ही बार विवाह करते हैं, ठीक है? जो एक बार विवाह करते हैं, एक जीवन साथी होता है। तो ये मोनोगमी में आता है। और पॉलीगमी में क्या होता है, जिसके अलग-अलग मतलब कि अलग-अलग बहुत सारी पत्नियाँ होती हैं, कई बार शादी करते हैं, तो वो पॉलीगमी में आते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे वही है कि जो जिसमें बहुपत्नी मतलब जो पॉलीगमी में आते हैं ये प्रथा को निभाते हैं, तो ये जो है कि एक प्रकार से दुर्लभ समस्याएँ पाई जाती है। यहाँ पे कहीं-कहीं जो अलग-अलग टाइप से मतलब शादी शादी को अपना ये बना लेते हैं, शौक बना लेते हैं कि भाई अनलिमिटेड शादी करते हैं 2, 3, 4 तो ये कहीं न कहीं बहुत ही गलत है। ठीक है? आगे, तो चलिए शादी का अलग-अलग रूप दूसरा आपका आता है आपका अरेंज मैरिज, ठीक है? अरेंज मैरिज और लव मैरिज, ठीक है? अरेंज मैरिज में क्या होता है, जहाँ पे 2 फैमिली को आपस में मिलाया जाता है। एक जगह एक मतलब कि एक फैमिली दूसरे फैमिली में जाते हैं, देखने के लिए वहाँ से वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं। फिर दूसरे फैमिली हमारे यहाँ आते हैं। दोनों को एक-दूसरे का रहन-सहन, संस्कृति, कल्चर पसंद आते हैं। तो एक-दूसरे से उसे एक ठीक निश्चित ठीक डेट को देकर शादी किया जाता है, शादी करवाया जाता है। तो उसे अरेंज मैरेज कहते हैं। लव मैरिज क्या होता है जब प्रेम करके शादी किया जाता है, ठीक है? किसी एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता हो और फिर उसने अगर शादी कर लिया, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? लव मैरिज कहेंगे। इतना तो जानते होंगे। तो ये है शादी के रूप, ये हम समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्कस कंटेम्परेरी डिबेट्स ऑन वुमेन एंड वर्क। मतलब कि महिलाएं और काम, इस विषय पर समकालीन बहसों पर क्या कीजिए? चर्चा कीजिए। चलिए, इसको समझते हैं। कंटेम्परेरी डिबेट्स और वुमेन एंड वर्क। तो द कंटेम्परेरी डिबेट ऑन वुमेन एंड वर्क की अगर बात करें सेंटर्स ऑन द रियलिटी दैट वुमेन्स कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी इज ऑफन अंडर is often undervalued और invisible, ठीक है? Invisible तो invisible while more women are entering the formal workforce, they still face significant barriers. महिलाओं और काम पर समकालीन बहस इस वास्तविकता पर क्या होता है केंद्रित है कि यह अर्थव्यवस्था में महिलाओं के योगदान को अक्सर कम आंका जाता है। मतलब क्या कहा जाता है कि महिलाएं जो है वो अर्थव्यवस्था में बहुत ही कम योगदान देता है, जबकि महिलाएं भी बहुत ही बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेती है, ठीक है? और औपचारिक कार्यबल में अधिक महिलाएँ प्रवेश कर रही है, फिर भी उन्हें महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ता है। मतलब कि महिलाएँ जो है कि बहुत सारे काम को पुरुषों की तुलना में कर जाती हैं, बट उनको देखा नहीं जाता, उन्हें इग्नोर किया जाता है। उनकी मेहनत को दबाया जाता है, उनकी मेहनत को क्या इग्नोर किया जाता है ना? तो भाई ये कहीं न कहीं सही नहीं है। बाकी आप लोग पढ़ लीजिए अ मेजर इश्यूज द जेंडर वेज गैप वेयर वुमेन आर prepared less than men for the some work. This is often justified by the motherhood penalty, the assumption that women will be less committed to work after having children. Another debate is around the glass ceiling and invisible barriers that prevents qualified women from reaching top leadership positions in corporations and politics. Understand? And आगे देखिए आपका है यहाँ पे there is also increasing focus and on unpaid care work. Women spend a disproportionate amount of time or household chores and caregiving, which is not counted in the GDP. The debate now calls for recognizing, reducing, and redistributing
this work so that women can participate equally in the labor market without carrying the entire burden of the home. आई होप ये भी आपको समझ में आया। देखिए अब मैं ना क्या करता हूँ, ऐसे मैं करूँगा ना, पूरा रीड करूँगा, पढ़ाऊँगा तो बहुत ही लंबा चले जाएगा। तो मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, क्वेश्चंस का मतलब इस डायरेक्टली समझाता हूँ, आप लोग वीडियो को रोक-रोक के पढ़ लीजिएगा या फिर आप लोग ये नोट्स परचेज़ कर लीजिएगा। ये नोट्स आपको मिलेंगे व्हाट्सएप में, बहुत ही अच्छा नोट्स है और इससे आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आएँगे। तो चलिए इसे हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है डिस्क्राइब जेंडर डिफरेंसेस इन लैंग्वेज यूज बाय प्रोवाइडिंग सुइटेबल एग्जांपल्स। यानी कि कह रहे हैं एक उपयुक्त उदाहरण देकर भाषा के प्रयोग में लैंगिक अंतर का वर्णन कीजिए। देखिए इसे मैं अपने तरीके से समझाऊं। भाषा के प्रयोग में किस पे? भाषा के प्रयोग में लैंगिक अंतर का मतलब है कि समाज में लड़के और लड़कियों का अक्सर अलग-अलग तरीके से बोल, ठीक है? तो लड़कियाँ और लड़के जो होते हैं वो अलग-अलग तरीके से बोलते हैं और इन शब्दों का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। सामान्यतः महिलाएँ बात करते समय नरम, विनम्र और भावनात्मक रूप से क्या करते हैं? बात करते हैं। जैसे कि कृपया, धन्यवाद, आप कैसे हैं? मतलब प्रेम पूर्वक बात करते हैं। जबकि अगर पुरुष की अगर बात करें इसमें, तो उनकी जो लैंग्वेज है, वो थोड़ा-सा अलग है। आदेशात्मक लैंग्वेज का यो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? ऑर्डर वाला लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, ठीक है? ये कई बार सीधे बात नहीं करते हैं, किसमें आदेश के अकॉर्डिंग बात करते हैं, ऑर्डर के अकॉर्डिंग बढ़ते हैं। जैसे कि यह काम करो, उदाहरण के लिए घर में बच्चों से प्यार और ईमानदारी से बात करती है। मतलब कि जो जो मर्द होते हैं, जो पुरुष होते हैं, अपने बच्चे से तो सही से बात करते हैं, लेकिन बाकी सबसे थोड़ा-सा कहीं न कहीं थोड़ा-सा ऑर्डर के रूप में बात करते हैं, ठीक है? पिता कभी-कभी सख्त भाषा का भी प्रयोग करते हैं, देखते हैं कभी-कभी पिता अपने बच्चों पर सख्त का प्रयोग करते हैं, बट वहाँ पे अगर माता की बात करें, वो बहुत ही नरम भाव से बात करते हैं। तो यही है इसमें बाकी आगे हम लोग देखते हैं, इसमें जो अगर पढ़ेंगे तो इसमें एक इसी के अकॉर्डिंग आप लोग को पढ़ने को मिलेगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, इसे वीडियो को रोक कर आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को मैं समझाता हूँ, मैं क्वेश्चंस को समझा देता हूँ, आपको फिर समझ में आ जाएगा, आप खुद पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को समझाते हैं। डिफाइन डिसेबिलिटी एंड डिस्कस इट इन रिलेशन टू जेंडर विथ सुइटेबल एग्जाम्पल। यहाँ पे डिसेबिलिटी मतलब होता है विकलांगता। तो विकलांगता को परिभाषित कीजिए और उपयुक्त उदाहरणों के साथ लिंग के संदर्भ में इसकी क्या कीजिए? चर्चा कीजिए। तो डिसेबिलिटी जो है इज नॉट जस्ट मेडिकल condition. It is a social experience where people with impairment face barriers to full participations in society. When disability intersects with gender, it creates a double marginalization. तो मार्जिनलाइजेशन के मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे कह रहे हैं कि विकलांगता केवल एक चिकित्सीय स्थिति नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक अनुभव है जो विकलांग लोगों को समाज में पूर्ण भागीदारी क्या करते हैं? प्राप्त करने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जब विकलांगता लिंग से जुड़ी विकलांगता किससे जुड़ जाती है? लिंग से जुड़ जाती है, तो यह दोहरा हाशिए पर धकेलना पैदा कर देती है, ठीक है? मतलब कि लिंग के तुलना में अगर किसको देखा जाए, विकलांग को देखा जाए, तो उनके साथ लोग बहुत ही अत्याचार करने लगते हैं, ठीक है? जो सही नहीं होता है। विकलांगता का अब समझिए थोड़ा-सा और भी, तो ये जो है कि क्या होते हैं शारीरिक रूप से, मानसिक या फिर मानसिक दृष्टि से इसमें कहीं न कहीं कोई कमी आ जाते हैं और जिसमें लोग जो है कि उन पर थोड़ा-सा अत्याचार करने लगते हैं, उनका मज़ाक उड़ा देते हैं। तो इस तरह से जेंडर के अकॉर्डिंग भी बहुत ही ज़्यादा इन्हें परेशान किया जाता है, ठीक है? समाज में विकलांग पुरुषों और महिलाओं के साथ व्यवहार में भी लिंग के आधार पर अंतर देखा जाता है। उदाहरण के लिए विकलांग लड़कियों को शिक्षा, नौकरी और बाहर जाने की कम स्वतंत्रता मिलती है, जबकि लड़कों के अपेक्षाकृत मतलब कि लड़कियों की अपेक्षाकृत लड़कों को कुछ हद तक दिया जाता है।
ठीक है। लड़के कुछ हद तक जॉब भी कर लेते हैं, विकलांग होते हैं, बट उनके माइंड अगर सही होता है तो वो जॉब भी कर लेते हैं। ये सब आपका देखा जाता है, ठीक है। और कई परिवारों में विकलांग महिलाओं को बोझ भी समझा जाता है और उनके विवाह या आत्मनिर्भरता को लेकर चिंता अधिक की जाती है। इसलिए विकलांगता केवल शारीरिक समस्या नहीं बल्कि सामाजिक और लैंगिक भेदभाव से भी क्या होता है, जुड़ा होता है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए यहाँ पे जो है, जो भी क्वेश्चंस हैं, इसे आप लोग पढ़ लेंगे, सही से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। राइट एन एसे ऑन वुमेन एंड मीडिया। क्या कर रहे हैं? ऐसे लिखना है आपको, किस पर? वुमेन एंड मीडिया, मतलब कि महिलाएं और मीडिया पर क्या करना है आपको, ऐसे लिखना है, मतलब निबंध लिखना है। तो भैया यहाँ पे दोनों पर निबंध लिखने का आशय ये है कि भाई पूछना ये चाहता है, समझना चाहता है वुमेन, महिला और मीडिया का क्या रोल है, ठीक है। चलिए तो समझिए ध्यान से स्टूडेंट्स, अपने तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ कि महिला जो होते हैं, मीडिया जो होते हैं, मीडिया और महिला की अगर बात करें तो मीडिया समाज का दर्पण माना जाता है, क्योंकि यह लोगों तक क्या करते हैं, जानकारी को पहुंचाते हैं, ठीक है। जानकारी, शिक्षा, मनोरंजन पहुंचाने का क्या करते हैं, ये मीडिया काम करते हैं। और महिला और मीडिया का अगर संबंध की बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मीडिया समाज में महिलाओं की जो छवि है ये बनाने और बदलने में, जो है कि चेंज करने में बहुत ही अहम भूमिका, अहम रोल निभाता है। पहले के समय में महिलाओं को केवल घर और परिवार तक ही सीमित दिखाया जाता था, सीमित रखा जाता है, लेकिन आज के समय में मीडिया के वजह से इसे बहुत ही आगे, बहुत ही तरक्की के परचम पर, तरक्की के शिखर पर पहुंचा दिया है। कौन? मीडिया। सही है। और फिर बहुत सारी बातें को देखा जाता है इसमें। देखिए मीडिया जो है कि महिला जो है, महिला को मीडिया तक, महिला को अभिनेत्री, हीरोइन भी बनाया गया, महिला को नेता भी बनाया गया। तो ये सब कहीं न कहीं महिला को विकसित, महिला का विकास का एक ज़रिया है मीडिया। तो ये दोनों का बहुत ही अहम भूमिका है। मीडिया ही महिला को आगे बढ़ा रहा है, ठीक है? क्योंकि मीडिया महिला को नहीं दिखाता, महिलाओं के कार्य को नहीं दिखाता, महिलाओं के गुण को नहीं दिखाता, कला को नहीं दिखाता, तो आज महिला इतनी आगे नहीं होती, ठीक है? टीवी, समाचार पत्र, रेडियो, इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात खुलकर कह पाती है। कौन? महिला। ठीक है? तो ये एक एक ना एक मीडिया का ही एक देन है, जो महिलाओं को वहाँ तक पहुँचा रहा है, उनके शिखर तक, उनके लक्ष्य तक पहुँचा रहा है। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो वीडियो को रोक कर आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। क्योंकि पूरा पढ़ने का टाइम नहीं है, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए हम लोग 11 आप देखते हैं। डिफाइन masculinities describe how construction of masculinities took place। पुरुषत्व को परिभाषित कीजिए। masculinities को क्या करना है? डिफाइन करना है। और ये masculinities के निर्माण की जो प्रक्रिया है, इनको क्या करना है? बताना है, ठीक है? इनको वर्णन करना है। तो चलिए देखते हैं, इसे समझते हैं। ये जो मस्कुलिनिटीज जो है, इनका अर्थ होता है उन गुणों, व्यवहारों और भूमिकाओं से जिन्हें समाज पुरुषों के लिए उचित मानता है, जैसे साहसी होना, मजबूत दिखना, कम भावुक होना, परिवार की जिम्मेदारी उठाना आदि। यह केवल जैविक अंतर नहीं बल्कि समाज और संस्कृति द्वारा बनाई गई सोच है। और मस्कुलिनिटीज के जो निर्माण की जो प्रक्रिया है वो चाइल्डहुड से ही शुरू हो जाती है, जिसमें फैमिली, स्कूल, फ्रेंड, सोशल एंड मीडिया बॉयज को सिखाते हैं। लड़के रोते नहीं, मजबूत बनो, डरना नहीं, ये सब आदि आदि, ठीक है। और ये सब ही क्या है, जो मस्कुलिनिटीज को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अंडरस्टैंड? एंड खिलौनों
खेलों और व्यवहार के भी माध्यम से लड़का को मस्कुलिनिटीज को अलग तरीके से क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। सो ये है, बाकी आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे तो समझ में आ ही जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। What is sexual harassment? Write suitable example in support of your answer. कह रहे हैं यौन उत्पीड़न क्या है? क्या है यौन उत्पीड़न? और अपने उत्तर के समर्थन में, मतलब खुद के विचार से इसके बारे में आपको आंसर देना है। तो समझिए यौन उत्पीड़न। तो यौन उत्पीड़न का अर्थ है किसी व्यक्ति के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध, मतलब कि उनके मंशा के विरुद्ध, उनको चाह भी नहीं है लेकिन उसे सेक्स के लिए उत्तेजित करते हैं। ये कहीं न कहीं बहुत ही गलत है कि विरुद्ध अश्लील, अनुचित या अपमानजनक व्यवहार करना, ये भी क्या है, सेक्सुअल उत्पीड़न को बढ़ावा देना है। ठीक है? जिससे उसे असुरक्षा या डर या फिर शर्म का महसूस हो सकता है। ठीक है? इसमें गलत तरीके से टीज़मेंट, छूना और अब्यूज़िंग, मतलब अलग ही गलत तरीके से ग गंदे तरीके से, बैड तरीके से अब्यूज़िंग करना, अश्लील टिप्पणी करना, गंदे इशारे करना, ठीक है? उनका पीछा करना, ठीक है? ज़बरदस्ती संबंध बनाने का प्रयास करना, यही क्या है स्टूडेंट्स, यौन उत्पीड़न है, यानी कि सेक्सुअल हरासमेंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको अगर उदाहरण के तरीके से समझें कि अगर मान लो किसी लड़की पर स्कूल, कॉलेज, कार्यस्थल, मतलब कहीं जो वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो कार्यस्थल या फिर सड़क पर फब्तियाँ करना कसना, बिना अनुमानित छूना, मतलब कि स्कूल में ही देखते हो, कहीं न कहीं कोई ऐसे बहुत ही बदतमीज़ टाइप के लड़के हो जाते हैं, जो कि उन पर ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ हरकतें करने लगते हैं उनसे, उनको ज़बरदस्ती छूने लगते हैं, ठीक है? उनको गलत-गलत टिप्पणियाँ करने, कमेंट करने लगते हैं, गंदे इशारे करने लगते हैं। तो ये कुछ ना कुछ गलत ही अलग ही गलत संदेश देते हैं, और बिना अनुमानित छूना या सोशल मीडिया पर अश्लील संदेश इनके अकॉर्डिंग भेजना, यही यौन उत्पीड़न कहलाता है। यह एक सामाजिक क्या है, अपराध होता है, और इससे व्यक्ति के आत्मसम्मान तथा मानसिक स्थिति पर क्या होता है, बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको समझ में आया होगा। वीडियो को रोककर आप लोग समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। Do you agree that migration related issues are affecting women's employment? क्या आप इस बात से सहमत हैं, एग्री हैं कि प्रवासन संबंधी जो मुद्दे हैं महिलाओं के रोजगार को प्रभावित कर रहे हैं? तो ये समझिए, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि प्रवासन संबंधी जो मुद्दे हैं वो महिलाओं के रोजगार को प्रभावित कर रहे हैं। जब लोग गाँव से शहर या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर काम की तलाश में जाते हैं, तो महिलाओं को कई कठिनाइयों का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। कई बार महिलाओं को सुरक्षित और अस्थायी रोजगार नहीं मिल पाता, उन्हें कम वेतन पर काम करना पड़ता है और घरेलू काम या असंगठित क्षेत्र में ही सीमित रहना पड़ता है। प्रवासी महिलाओं को भाषा, लैंग्वेज, एजुकेशन, सिक्योरिटी और रहने की जो समस्या है, इसे भी झेलनी पड़ती है। ठीक है? तो ये है आपका सिचुएशंस। क्वेश्चन नंबर 13 के अकॉर्डिंग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। डिस्कस द वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट LGBTIQ मेंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ? एलजीबीटीआईक्यू सदस्यों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव पर चर्चा करें। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो एलजीबीटीआईक्यू कम्युनिटी, समुदाय,
इसमें वे लोग शामिल होते हैं जिनकी लैंगिक पहचान या फिर यौन अभिरुचि समाज की पारंपरिक सोच से अलग होती है। इस समुदाय के जो लोग हैं, लोगों को अक्सर हिंसा और भेदभाव का क्या करना पड़ता है? सामना करना पड़ता है। कई बार उन्हें उन्हें परिवार, फैमिली, स्कूल, वर्क प्लेस और सोसाइटी में अपमान, मजाक, गाली गलौज और बहिष्कार सहन करना पड़ता है। कुछ लोगों को शारीरिक हिंसा, मानसिक उत्पीड़न और रोजगार या शिक्षा में भेदभाव का भी ये सामना करना पड़ता है। अंडरस्टैंड? तो ये है LGBTIQ कम्युनिटी के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज रेडिकल फेमिनिज्म? एक्सप्लेन। कह रहे हैं कि जो ये कट्टरपंथी नारीवाद है, ये क्या है? इसके बारे में एक्सप्लेन करें। तो चलिए समझते हैं। तो ये रेडिकल फेमिनिज्म जो है, ये नारीवाद की एक विचारधारा है जो मानती है कि महिलाओं पर होने वाला जो शोषण और असमानता समाज की पुरुष प्रधान व्यवस्था यानी कि पितृसत्ता के कारण है। इसके विचारधारा के अनुसार जो फेमिनिज्म है, इनकी समस्याओं का मूल कारण केवल इकोनॉमी या फिर लॉज या असमानता नहीं है, बल्कि समाज की वो थिंक है जिसमें पुरुषों को अधिक पावरफुल राइट्स दिए जाते हैं। कट्टरपंथी नारीवादी महिलाओं की जो इंडिपेंडेंट है, इनकी जो स्वतंत्रता है, सम्मान, अधिकार है और शरीर पर उनके अपने अधिकार की जो बात है, वो इनकी अधिकारों की बात करते हैं। वे घरेलू हिंसा, दहेज, यौन उत्पीड़न और महिलाओं के प्रति भेदभाव का भी क्या करते हैं? विरोध करते हैं। तो ये होता है हमारा रेडिकल फेमिनिज्म। अंडरस्टैंड? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। ये वीडियो को रोककर ये जो नोट्स है आप लोग पढ़ लीजिए या फिर परचेस कर लीजिए। मैं क्वेश्चन को अच्छा से समझाने का प्रयास करता हूँ। Explain the concepts of close reading and visualizing। गहन पठन और दृश्यीकरण की अवधारणाओं को क्या करना? व्याख्या करना है। तो चलिए हम लोग इसके समझते हैं। जो गहन पठन है, गहन पठन, इसका जो अर्थ है, ये किसी पाठ को ध्यानपूर्वक यानी कि क्लोज रीडिंग। तो इसका मतलब क्या समझे कि जो किसी भी पाठ को ध्यानपूर्वक, समझदारी और सोच विचार के साथ पढ़ना, ताकि उसके जो वास्तविक अर्थ है, वो भाव और संदेश को अच्छी तरह समझा जा सके। इसमें पाठ का विश्लेषण, चिंतन और महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दिया जाता है। दूसरी ओर इसकी बात करें विजुअलाइजेशन की, तो विजुअलाइजिंग यहाँ पे क्या समझेंगे? किसी विचार, घटना या फिर जानकारी को मन में चित्र के रूप में कल्पना करना या फिर चित्र, चार्ट और आकृतियों के माध्यम से समझना। ठीक है? तो ये है आपका कॉन्सेप्ट क्लोज रीडिंग और विजुअलाइजिंग का। तो ये आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 को देखते हैं। डिस्कस एनी टू रिप्रोडक्टिव इंडिकेटर्स ऑफ योर चॉइस। अपनी पसंद के किन्हीं दो प्रजनन संकेतकों पर क्या करना है? चर्चा करना है। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे ये जो कहना चाह रहे हैं, प्रजनन जो संकेतक हैं, ये वे मापदंड होते हैं, वे होते हैं जिनसे किसी समाज में रिप्रोडक्टिव, प्रजनन और मातृ स्वास्थ्य की स्थिति का पता चलता है। इनमें दो इंडिकेटर्स हो सकते हैं, जन्म दर और मृत्यु दर, बर्थ रेट और डेथ रेट। यहाँ पे देखिए, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो और टोटल फर्टिलिटी रेट। तो ये हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, जन्म दर और मातृ मृत्यु दर। तो जन्म दर का अर्थ है कि एक वर्ष में 1000 लोगों पर होने वाले जो जन्मों की संख्या है, उसको जन्म दर कहते हैं। और
इसमें जो है कि जनसंख्या वृद्धि का पता चलता है। दूसरी ओर जो मृत्यु दर की बात करें, मातृ मृत्यु दर, ये गर्भावस्था या फिर प्रसव के दौरान महिलाओं की जो मृत्यु जो होती है, इनकी संख्या किसी देश की स्वास्थ्य सेवाओं और महिलाओं की देखभाल की स्थिति को ये क्या करती है, दर्शाता है। तो ये अकॉर्डिंग आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आपका ये हो जाता है। इस तरह से आप लोग ये देख लीजिए, वीडियो को रोक कर समझ लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। अभी तक आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट्स, और आई होप आपको अच्छा सा समझ में आता होगा। डिस्कस टू केसेस स्टडीज रिलेटेड टू एसिड अटैक एंड डोमेस्टिक वायलेंस। यहाँ पे क्या हुआ, इसका मतलब एसिड हमले और घरेलू हिंसा से संबंधित 2 केस स्टडी पर चर्चा कीजिए। तो एसिड हमला और घरेलू हिंसा महिलाओं के खिलाफ होने वाले गंभीर क्या है, अपराध है। एसिड हमले के एक प्रसिद्ध उदाहरण में लक्ष्मी अग्रवाल का मामला आता है, जिन पर कम उम्र में एक व्यक्ति ने शादी से इनकार करने पर क्या किया था, एसिड फेंक दिया था उसके ऊपर में। इस हमले हमले से उनके जो चेहरा है वो बुरी तरह से झुलस गया, जल गया, ठीक है। लेकिन बाद में उन्होंने साहस के साथ एसिड हमलों के खिलाफ अभियान चलाया और समाज में जागरूकता क्या की, फैलाई। दूसरी ओर घरेलू हिंसा के मामले में कई महिलाओं को घर के अंदर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना सहनी पड़ती है। उदाहरण के लिए कई समाचारों में ऐसे मामले सामने आते हैं जहां की पति या परिवार के सदस्य दहेज, गुस्से या नियंत्रण की भावनाओं के कारण महिलाओं के साथ मारपीट, दुर्व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो ये आपको देखने होते हैं। तो एसिड अटैक बहुत ही दंडनीय अपराध है जो इंसान को नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलो। ना ही एसिड अटैक करना चाहिए, ना ही क्या नहीं करना चाहिए, घरेलू हिंसा, इन सबको दूर रखना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब देखिए ये सब जो हम लोग कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ये सब हम लोग लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस कर रहे थे। अब हम लोग देखते हैं कुछ शॉर्ट टाइप के आंसर्स को देखते हैं, चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में आता है शॉर्ट में, देखिए फेमिनिज्म का मतलब होता है नारीवाद। तो यहाँ पे समझिए, फेमिनिज्म, देखो ये टिप्पणी टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो टिप्पणी टाइप के जो 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ध्यान देना। टिप्पणी टाइप्स के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो फेमिनिज्म इज अ social and political movement that advocates for the rights of women on the basis of the equality of the sexes। नारीवाद एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन है जो लैंगिक समानता के आधार पर महिलाओं के अधिकारों की वकालत करता है। एंड it is not about hitting men but about challenging the system of patriarchy that privileges men over women। तो इसका जो अर्थ है, ये पुरुषों से घृणा करना नहीं बल्कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था को चुनौती देना है जो पुरुषों को महिलाओं से अधिक महत्व देती है। एंड फेमिनिज्म seeks to ensure that women have equal access to education, work, political power and control over their own bodies। नारीवाद यह सुनिश्चित करना चाहता है कि महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक शक्ति और अपने शरीर पर समान अधिकार प्राप्त हो। It has evolved through various waves, focusing on everything from the right to vote to the fight against workplace harassment and cultural stereotypes। यह विभिन्न लहरों के माध्यम से विकसित हुआ जिसमें मतदान के अधिकार से लेकर कार्यस्थल पर उत्पीड़न और सांस्कृतिक रूढ़ियों के खिलाफ लड़ाई तक हर चीज पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सो अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, डबल बर्डन।
का मतलब होता है दोहरा बोझ। चलिए समझते हैं। द डबल बर्डन या फिर इसे सेकंड शिफ्ट भी कहा जाता है, रेफर्स टू द situations where women work in the formal labor market to earn an income but are still expected to perform the majority of the unpaid domestic work at home। दोहरी जो बोझ यानी कि जिम्मेदारी या फिर दूसरी भूमिका उस स्थिति को संदर्भित करती है जहां महिलाएं औपचारिक श्रम बाजार में आय अर्जित करने के लिए काम करती है, लेकिन फिर भी उनसे घर के अधिकांश अवैतिक अवैतनिक घरेलू काम करने की अपेक्षा की जाती है। Even when both partners work full time, the responsibility for cooking, cleaning, and childcare often falls on the woman। यहाँ तक कि जब दोनों साथी, दोनों पार्टनर्स पूर्णकालिक काम करते हैं, तब भी खाना पकाने, सफाई और बच्चों की देखभाल करने की जो जिम्मेदारी है, अक्सर महिला पर ही क्या हो जाती है, पड़ जाती है। This leads this leads to physical exhaustion and limits women's ability to advance in their careers as they have less time for rest or professional development compared to their male counterparts। इससे उस शारीरिक जो थकावट होती है महिलाओं की जो करियर में तरक्की करने की जो क्षमता है वो सीमित हो जाती है, क्योंकि उनसे उनके पास उनके पुरुष समकक्षाओं की तुलना अ, आराम या पेशेवर विकास के लिए कम समय होता है। अंडरस्टैंड, ये कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखते हैं 21। डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, यानी कि घरेलू हिंसा। Domestic violence is any pattern of behavior used to gain and maintain power and control over an intimate partner or family member. It can be physical, sexual, emotional, or economic. It happens behind closed doors and often hidden by the silence of the victim। समझिए, घरेलू हिंसा किसी करीबी साथी या परिवार के सदस्य पर शक्ति और नियंत्रण हासिल करने या फिर बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले व्यवहार का कोई भी पैटर्न है। यह शारीरिक, यौन, भावनात्मक या फिर आर्थिक हो सकती है। यह बंद दरवाजों के पीछे होती है या फिर अक्सर प्रीत की चुप्पी के कारण ये छिपी रहती है। एंड आगे है आपका, इन इंडिया, भारत में The Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 was a landmark law that recognized that abuse is not just physical but also includes emotional and economic harm, providing women with a legal shield within the home। अधिनियम 2005 के ऐतिहासिक कानून था। अधिनियम 2005 क्या है, एक ऐतिहासिक कानून था जिसने यह स्वीकार किया कि दुर्व्यवहार केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि इसमें भावनात्मक और आर्थिक नुकसान भी शामिल है। इसमें महिलाओं को घर के भीतर कानूनी सुरक्षा कवच क्या करता है, प्रदान करता है। अगला है स्टूडेंट्स आपके सामने, कल्चरल कंस्ट्रक्शंस ऑफ जेंडर, लिंग का सांस्कृतिक निर्माण। The cultural constructions of gender refers to the way different cultures create their own definitions of masculinity and femininity। देखिए, लिंग या का सांस्कृतिक निर्माण इस बात को संदर्भित करता है कि विभिन्न संस्कृतियों पुरुषत्व और नारीत्व की अपनी अपनी परिभाषाएं कैसे बनाती है। चलिए इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, समझाता हूँ यहाँ पर। इट arc, it asks that there is a nothing natural about a woman being shy or a man being brave. These are traits taught by culture through rituals, stories, and social norms. For example, some cultures recognize a third gender, providing that the male binary is not universal truth but
cultural choice. This concept helps us challenge harmful stereotypes by showing they are man-made. इसको एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि जो लिंग सांस्कृतिक निर्माण जो है ये इस बात को संदर्भित करता है कि विभिन्न संस्कृतियों पुरुषत्व या फिर नारीत्व की अपनी-अपनी क्या होती हैं परिभाषाएँ कैसे बनाती है। यह तर्क देता है किसी महिला का शर्मिला होना या फिर किसी पुरुष का बहादुर होना ये स्वाभाविक नहीं है। ये वे गुण होते हैं जो संस्कृति द्वारा रीति-रिवाज़ों, कहानियों और सामाजिक मानदंडों के माध्यम से सिखाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कुछ संस्कृतियां तीसरे लिंग को मान्यता देती है। यह साबित करता है कि पुरुष महिला का द्वैतवाद सार्वभौमिक सत्य नहीं है बल्कि यह सांस्कृतिक विकल्प है। यह अवधारणा हमें हानिकारक धारणाओं को चुनौती देने में मदद करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं आप। जेंडर रोल्स इन एडवर्टाइजमेंट। विज्ञापन में लैंगिक भूमिकाएं। इसको भी समझिए। देखिए, विज्ञापन में लैंगिक भूमिकाएँ पारंपरिक रूढ़ियाँ जो कि महिलाओं को घरेलू, सुंदर, पुरुषों को कमाने वाला निर्णायक को क्या करती है, दर्शाती है। लेकिन यह असंगत चित्रण को कम करने के लिए एएससीआई द्वारा निर्देशित जारी किए जा रहे हैं। हालाँकि भारत में विज्ञापनों में अभी भी महिलाओं को गृहिणी यानी 37% और पुरुषों को परिवार के कर्ता-धर्ता यानी 60% के रूप में अधिक दिखाया जाता है। सो ये है 23 नंबर के अकॉर्डिंग आप लोग वीडियो को रोक कर पढ़ लीजिएगा। लास्ट है स्टूडेंट्स पेड केयर वर्क। पेड केयर वर्क का मतलब होता है शुल्क देखभाल कार्य। तो ये जो है ये शुल्क देखभाल कार्य जो है ये उन पैसों से इनका जो मतलब है ये उन पैसों से जिनमें बच्चों, बुजुर्गों या फिर बीमारों की देखभाल करना शामिल है। जैसा कि नर्सिंग होम, नर्सिंग और घरेलू सहायिका। इस क्षेत्र में महिलाओं का वर्चस्व चूंकि देखभाल को एक स्वाभाविक स्त्री गुण माना जाता है, इसलिए इस कार्य को अक्सर कम महत्व दिया जाता है और इसके लिए कम वेतन मिलता है। कई घरेलू कामगारों को कानूनी सुरक्षा बीमा या निश्चित कार्य घंटे नहीं मिलते हैं। सवैतनिक देखभाल कार्य के आर्थिक मूल्य को पहचानना लैंगिक समानता के लिए आवश्यक है क्योंकि यह इस धारणा को चुनौती देता है कि महिलाओं का काम पुरुषों के काम की तुलना में कम कुशल या फिर कम महत्वपूर्ण है। ठीक है? तो ये है स्टूडेंट सॉरी लास्ट आपका एक और था सॉरी मैंने आपको बताया था 24 नहीं 25 मैंने लिया था 25 सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया है जो आपके एग्जाम में दिखेंगे तो भैया सर समझ ही लीजिए। अब आपका है यहाँ पर सेक्स वर्क। क्या है सेक्स वर्क के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पे है फ्रॉम अ जेंडर पर्सपेक्टिव सेक्स वर्क इज अ हाईली डिबेटेड टॉपिक। ठीक है मतलब बहुत ही बहस वाला टॉपिक है सेक्स वर्क। सम फेमिनिस्ट व्यू इट एज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ patriarchal exploitation and violence against women. Other argue for sex workers' rights, stating that should be seen as a work and that individuals should have agency over their bodies and be protected from police harassment and violence. This is debate highlights the tension between the reality of a systematic exploration and the importance of individual autonomy and legal protections for those in the most marginalized sectors of society. आई होप आपने इसे समझा होगा तो इसे अपने तरीके से आप लोग पढ़ लीजिएगा। दिस इज ये थोड़ा डीपली एक आंसर हो जाता है क्वेश्चन हो जाता है और ये इस चैप्टर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सो आप लोग इसे जरूर देख कर जाना और इतने जो ये सभी जो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो है कि नोट्स है आप लोग व्हाट्सएप से ले लीजिए जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। व्हाट्सएप नंबर भी मैं आपको बता दूं तो है वो आपका व्हाट्सएप नंबर है 78700000594।
इसमें आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए और इसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो ये सही रेट पे आपको मिलेगा। देखिए बहुत ही मेहनत से बनाया जाता है ईज़ी लैंग्वेज में आप लोगों के लिए, तो इसलिए आप लोग ले लीजिए, परचेज़ कीजिए और फिर वीडियो को अच्छा से समझना है। अभी कितना अच्छा से मैंने आपको समझाया, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है, तो आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। जन प्रेरक बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।